गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। इसमें हमने पेज नंबर 20 तक समझ लिया था, जिसमें आप डीम्ड रिसिट की बात कर रहे थे कि इनकम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब अगर फर्स्ट रिसिट किसी इनकम की इंडिया में हो जाती है तो आपको इंडिया में टैक्स देना होगा, और अगर आप इंडिया से अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं भारत से, तब तो आपको इंडिया में टैक्स देना ही होगा, चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं रेफरेंस बुक से। देखें एग्जांपल, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। गोपाल हैज़ बीन सेंट टू द यूएस बाय हिज इंडियन एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन असाइनमेंट। आपकी कंपनी ने गोपाल को, उसकी कंपनी ने इंडिया से बाहर भेजा है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स क्या है वो अमेरिका में। ही हैज़ बीन इन द यूएस फॉर द होल ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में वो पूरे टाइम अमेरिका में ही रहा, ठीक है, तो पूरे टाइम वो उस अमेरिका में ही रहा पूरे प्रीवियस ईयर में। तो वो 182 डेज़ वाली जो आपकी बेसिक कंडीशन है पहली, और जो प्रीवियस ईयर उसमें 60 डेज़ वाली, वो पूरी कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो इंडिया से बाहर है पूरे साल भर, तो ये नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। ये तो आपको अब आ रहा होगा समझ में, क्योंकि आपने पढ़ा था कि बेसिक कंडीशन जो है, जो दो बेसिक कंडीशन है उनमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी करने पर आप इंडिया में रेजिडेंट बनते हैं। एक तो जो आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, जो आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, उसमें कम से कम 182 डेज़ और मोर आप भारत में रहे हों। और दूसरी बेसिक कंडीशन थी कि जो आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, इसमें एटलीस्ट 60 डेज़ और उससे पहले के जो 4 साल हैं उनमें कुल मिलाकर 365 डेज़ और मोर आप भारत में रहे हों। इन दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर आप पूरी कर देंगे तो आप इंडिया में रेजिडेंट हो जाएंगे। और ये देखने के लिए कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने, नॉन ऑर्डिनरी, अपन सप्लीमेंट्री कंडीशन चेक करते थे। तो ये जब पूरे साल भर बाहर रहा तो 23-24 में ये 182 डेज़ वाली कंडीशन भी पूरी नहीं कर पाएगा और 60 डेज़ वाली कंडीशन, ये वाली सेकंड भी पूरी नहीं कर पाएगा, तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। और आप पढ़ चुके एक नॉन रेजिडेंट भारत में तभी टैक्स देगा जब वो इंडिया से कुछ कमाएगा। अगर इंडिया से कुछ नहीं कमाता है तो यहाँ पे वो टैक्स नहीं देगा। अब आगे पढ़ते हैं। He received ₹30 lakh as salary in his bank account in India। देखिए रिसीव लिखा आ गया, डायरेक्ट सैलरी जो है इंडिया में रिसीव हो रही है। तो आप पढ़ चुके हैं किसी भी इनकम की पहली प्राप्ति अगर भारत में हो जाती है तो आपको इंडिया में टैक्स देना होगा, भले आप रेजिडेंट हो, भले आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, तो ये इनकम तो इसके लिए इंडिया में टैक्सेबल होगी। He has also earned ₹3 lakh equivalent of Indian rupees के बराबर उसने 3 लाख रुपए कमाए हैं as remuneration for working part time for US based company। वो US में काम कर रहा था पार्ट टाइम वहाँ पर, and this amount was credited to his bank account in US and liable to tax there। और ये जो पैसा उसने कमाया अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ये पैसा वहीं के बैंक अकाउंट में उसे मिला और वहीं पे उसने टैक्स दिया है अमेरिका में, क्योंकि कोई भी कंट्री बिना टैक्स दिए अपना पैसा तो बाहर जाने नहीं देगी। आप अमेरिका में कमा रहे हैं, अमेरिकन एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपको पैसे मिल रहे हैं 3 लाख इंडियन रुपीज़ के इक्वल, उस पर आपने टैक्स दे दिया यूएस में। अब क्वेश्चन उठता है कि इंडिया में भी टैक्सेबल होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट हैं, पढ़ा दिया, होल प्रीवियस ईयर में आप इंडिया से बाहर थे, तो आप बेसिक कंडीशन पूरी कर ही नहीं पाएंगे कोई सी भी, तो आप नॉन रेजिडेंट हैं। और एक नॉन रेजिडेंट केवल इंडिया में जो उसे रिसीव होगा फर्स्ट रिसिट और जो इंडिया से कमाएगा उस पर ही वो टैक्स देगा, पर ये तो इंडिया से बाहर मिला है पैसा, इंडिया से नहीं कमाया है उसने, यहाँ पे वो टैक्स नहीं देगा। ठीक है, आगे पर लिखा हुआ रिसिट एंड एक्रूअल आउटसाइड इंडिया है, इसने यहाँ इस इनकम पर पार्ट टाइम जो काम किया यूएस एम्प्लॉयर के लिए उस पर वो टैक्स नहीं देगा। His Indian employer has contributed to a recognized provident fund in excess of 12%। आपने पढ़ा था रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर 12% ही जमा करा सकता है मैक्सिमम। अगर वो 12% से ज़्यादा जमा करा रहा है तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इंडियन एम्प्लॉयर है आपका वो एक्सेस कॉन्ट्री कर रहा है 12% से ज़्यादा, एक्सेस अमाउंट है बीइंग ₹1 लाख। तो आपने पढ़ा था ये आपकी इनकम डीम टू बी रिसीव माना जाएगा इंडिया में। इनकम डीम टू बी रिसीव का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अच्छी तरह। इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया का मतलब होता है ऐसी इनकम जो मिलेगी तो फ्यूचर में आपको मिलेगी, रिसिट तो फ्यूचर में होगी, पर टैक्स वाले अज्यूम करेंगे कि वो आपको इसी साल मिल गई, आपके प्रीवियस ईयर में मिल गई। ऐसी इनकम को इनकम डीम टू बी रिसीव बोला जाता है इंडिया में। वापस सुन लें, ऐसी इनकम जो मिलेगी फ्यूचर में, ये जो पीएफ का पैसा है तो फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है, मिलेगा फ्यूचर में वो इनकम आपको, पर डीम टू बी रिसीव मतलब वो अज्यूम किया जा रहा है इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग कि वो आपको प्रीवियस ईयर में ही मिल गई, और जब प्रीवियस ईयर में मिल गई तो आपको उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स देना होगा। नेक्स्ट,
अलॉन्ग विथ हिमसेल्फ, उसके अलावा हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, आपका मालिक कॉन्ट्री कर रहा है 50,000 टू हिज पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम में पढ़ाई थी 80CCD लास्ट क्लास में आपको, कि आपका मालिक अगर एनपीएस में पैसे जमा कराते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में पैसे जमा कराते हैं आपके बिहाफ पर, तो वो आपके लिए इनकम मानी जाती है। तो ये भी इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। पेंशन मिलेगी तो रिटायरमेंट के बाद आफ्टर 60 एज के बाद आपको पैसे मिलेंगे, पर ये माना जाएगा आपको अभी मिल रहे हैं और ये अभी टैक्सेबल हो जाएगी। आपकी इनकम हो गई 31,50,000। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। वैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे कि एक बार ये जो पेंशन स्कीम में जो मालिक आपके लिए पैसे जमा कराता है टैक्स वाले, एक बार तो इसे आपकी इनकम में ऐड करते हैं, फिर आप एक अभी डिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे कि इसे लेस भी कर दिया जाता है। अंडर सेक्शन 80CCD में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अभी हम इतना डीप में नहीं जा रहे हैं, अभी तो आप ये समझ लें कि अगर एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे कहीं कॉन्ट्री कर रहा है, पेंशन स्कीम में पैसे जमा करा रहा है, तो वो आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अब सेक्शन 9, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ये इनकम डीम टू एक्रू मतलब माना जा रहा है कि आपने कमाई है, अराइज हुई है, भारत में उत्पन्न हुई है सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग। सर्टेन टाइप ऑफ इनकम, कुछ इनकम्स ऐसी हैं आर डीम टू एक्रू, जिन्हें समझा जाएगा कि वो आपने कमाई है और अराइज हुई है, उत्पन्न हुई है भारत में, इवन दो भले ही दे में एक्चुअली एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, भले ही वो इंडिया से बाहर आपको मिली हो, बाहर से उनका रिलेशन हो। अब वो कब माना जाएगा, ये केसेस हमें पढ़ने हैं, यानी ऐसी सिचुएशंस आपको पढ़नी है जिसमें टैक्स वाले एज्यूम करेंगे कि जो इनकम आपने अर्न की है वो भारत से की है। ये जो डायग्राम है इसकी डिटेल नेक्स्ट पेज पे है, तो ये डायग्राम बाद में समझ में आ जाएगा जब आप ये डिटेल्स पढ़ लेंगे। हम डबल मेहनत नहीं करेंगे कि शॉर्ट में डायग्राम समझें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो शॉर्ट है। आप पहले ये चीज़ पढ़ लेंगे तो डायग्राम अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, द कैटेगरीज ऑफ इनकम विच आर डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, मतलब वो कौन सी इनकम है जो इंडिया में अज्यूम की जाती है, मानी जाती है कि आपने भारत से कमाई है। पहला पॉइंट, एनी इनकम, कोई भी इनकम एक्रूइंग जो उपार्जित हुई है, अर्न की है, और अराइज हुई है, उत्पन्न हुई है, टू एन असेसी, किसी असेसी को, इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर आपने अर्न अराइज हुई है, वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पर अगर उसका ये कनेक्शन है भारत के साथ जो आप पढ़ने जा रहे हैं, तो माना जाएगा भारत से ही आपने कमाया है और भारत में ही आपको टैक्स देना होगा, भले ही वो आपको इंडिया से बाहर मिली हो। जैसे थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, अगर कोई बिजनेस कनेक्शन से आप कमाते हैं तो उस पर तो टैक्स देना ही होगा भारत में ही, तो ईजी है समझना। सोनी एक जापानीज़ कंपनी है, इसके टीवी आते हैं, कैमरे आते हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। इसी तरह एलजी कोरियन कंपनी है, ठीक है, इसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। अब सोनी का सपोज बिजनेस मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में, ये अमेरिका में बेचती है अपनी टीवी, इंडिया में बेच रही है, जापान में तो बेचेगी ऑब्वियसली, चाइना में, बहुत सारी कंट्री बेचती है। ये कह रही है कि मेरी वर्ल्ड का जो टर्नओवर, पूरे वर्ल्ड में जो इसकी सेल हुई है 5,000 करोड़ हुई है सपोज। इसमें इंडियन मार्केट में जो इसने सेल की है सोनी ने, मान लेते हैं 200 करोड़ की है आपके प्रीवियस में 23-24 में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है, ये इंडिया से कमा रहा है ना, क्योंकि आप भारत में बेच रहे हैं अपनी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, व्हाटएवर आइटम्स जो भी आप बेचते हैं, तो आप इंडियन कस्टमर से पैसा कलेक्ट करें। अब भले ही पैसा इंडिया से बाहर मिला हो या इंडिया में मिला हो, इससे क्या मतलब, आपका इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है। बिजनेस कनेक्शन मतलब आप कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं इंडिया में जिससे आपको इनकम अर्न कर रहे हैं, तो आपकी पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि वो तो आपने इंडिया से बाहर कमाई। पर इंडिया में जितना बिजनेस कनेक्शन है, जितना इंडिया में एट्रीब्यूट किया जा सकता है, जितना टर्नओवर आपका इंडिया से रिलेट किया जा सकता है, जितनी इनकम आपकी इंडिया से एट्रीब्यूट मतलब रिलेट की जा सकती है, उसी पे इंडिया में आपको टैक्स देना होगा। तो आई होप ये बिजनेस कनेक्शन समझ में आ गया होगा। बिजनेस कनेक्शन मतलब कोई भी पर्सन जो इंडिया में बिजनेस कनेक्शन से कोई चीज़ कमा रहा है, तो जितनी वो इंडिया में बिजनेस कनेक्शन से अर्न कर रहा है उतनी इनकम भारत में टैक्सेबल होगी। उसकी पूरी इनकम भारत में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि बाकी जो टर्नओवर आप कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो तो इंडिया से बाहर कर रहे हैं, ये इंडिया में एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ये पार्ट एट्रीब्यूटेबल रिलेटेड नहीं है। जितना पार्ट इंडिया में एट्रीब्यूटेबल आप कर पाएंगे, रिलेटेड कर पाएंगे, उसी पार्ट पे आपको इंडिया में टैक्स देना होगा।
अभी हम और समझेंगे ढंग से इसी में आगे कि बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है और इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी और क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। ये तो मैंने आपको एक लाइन दे रखी, इससे बता दिया कि बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है। ऐसी कोई भी बिजनेस कनेक्शन है आपका भारत के साथ, अगर आप भारत में कुछ कमा रहे हैं सेल करके, सर्विस देके, तो भले वो इनकम इंडिया में मिल रही है, इंडिया से बाहर मिल रही है, इससे मतलब नहीं है। आप इंडिया से कमा रहे हैं तो इंडिया में तो टैक्स देना होगा। नेक्स्ट, थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, भारत में कोई प्रॉपर्टी से कुछ कमा रहे हैं, ये भी बहुत ईजी है समझना। मिस्टर ए, ये यूएसए में रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में रहते हैं। इन्होंने इंडिया में पुणे इंडिया में ही है, ये तो पता ही है आपको, महाराष्ट्र में। इन्होंने यहाँ पे एक बंगलो परचेज करा और ये बंगलो इन्होंने किराए पे दे रखा है। इस बंगलो से जो किराया मिलता है हर महीने 2 लाख रुपीज़ पर मंथ आते हैं। ये अमेरिका में ही रहते हैं, इंडिया बहुत रेयर ही आते हैं, कभी एक दिन के लिए आ गए, कभी 2 दिन, दैट्स इट। पूरे 182 डेज वाली कंडीशन तो कोई पूरी नहीं करते, तो ये नॉन रेजिडेंट होंगे क्योंकि रहते ही नहीं इंडिया में, 2-4 दिन के लिए आते हैं केवल। पर इनका जो किराएदार है वो किराया इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता रहता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है और इस प्रॉपर्टी से आप कुछ कमा रहे हैं तो माना जाएगा आप इंडिया से कमा रहे हैं और इंडिया में आपको फिर इस प्रॉपर्टी की इनकम पर टैक्स देना होगा। थ्रू और फ्रॉम एनी असेट और सोर्स ऑफ इनकम इंडिया, वही सेम एग्जांपल, आप किसी भी असेट से कमा रहे हैं और किसी सोर्स ऑफ इनकम से इंडिया से कमा रहे हैं। जैसे आपने एफडी कराई किसी इंडियन बैंक में, भले आप इंडिया में नहीं रहते, पर फिक्स डिपॉजिट कराया और आपको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है 5 लाख रुपीज़ का। तो ये एफडी कहाँ कराई है आपने? भारत में कराई है, किसी भारतीय बैंक में कराई है, फॉरेन बैंक में कराई है, पर इंडिया में कराई है। तो आप कमा कहाँ से रहे हैं? इंडिया से कमा रहे हैं, तो इस एफडी पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर आपको टैक्स देना होगा। यानी कोई भी एसेट से आप कमाते हैं इंडिया में, कोई भी सोर्स से कमाते हैं भारत में इनकम, तो वो इनकम आपको इंडिया में टैक्स देना होगा, भले आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, कैपिटल एसेट मतलब कोई भी फिक्स एसेट आप बेचते हैं, जैसे आपके पास शेयर हैं टाटा कंपनी के, टाटा कंपनी के शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है अमेरिका में। मिस्टर जॉन अमेरिका में रहता है, इसने टाटा कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं अमेरिका में, ठीक है। टाटा एक इंडियन कंपनी है, राइट। अब इसने शेयर बेचे अमेरिका में, किसी आदमी को बेचे, सपोज मिस्टर जॉन अमेरिका में ही रहते हैं, शेयर अमेरिका में ही बेच रहे हैं टाटा कंपनी के, सपोज 10 करोड़ में। तो भले ही इनकम इंडिया में तो नहीं कमा रहे, इंडिया से बाहर हो रहा है एग्रीमेंट, मिल भी कहाँ रही इंडिया से बाहर। जॉन का इंडिया से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, कभी इंडिया आए नहीं आज तक, ठीक है। और जिस पर्सन को बेच रहे हैं, मान लीजिए एक्स को बेच रहे हैं, ये भी इंडिया का नहीं है। खैर इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, परचेजर कौन है, फ़र्क पड़ेगा सेलर से। आपके पास किसी इंडियन कंपनी के शेयर हैं तो आप इंडियन कंपनी के असेट होल्ड कर रहे हैं, असेट होते हैं शेयर, इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है। तो अगर आप बेच रहे हैं तो भले ही आप इंडिया से बाहर कर रहे हैं एग्रीमेंट, कमा इंडिया से बाहर है, मिल बाहर रहा है, पर आपका कनेक्शन है इंडिया से क्योंकि आपके पास इंडियन कंपनी के शेयर हैं। तो मिस्टर जॉन को इंडिया में टैक्स देना होगा, ठीक है। बिना टैक्स दिए कोई भी कंट्री अपना पैसा इंडिया से बाहर नहीं जाने देगी, और ये पैसा तो इंडिया से रिलेटेड है। आप इंडियन कंपनी के शेयर बेच रहे हैं, चाहे इंडिया में बेच रहे हैं, चाहे इंडिया से बाहर बेच रहे हैं, इंडिया में आपको टैक्स पे करना होगा, तभी ये ट्रांजेक्शन वैलिड माना जाएगा। वुड बी डीम, वुड बी मतलब अज्यूम किया जाएगा, समझा जाएगा कि आपने कमाया है या एक्रू अर्न की है, इनकम अराइज हुई इंडिया में, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। अब इन्हीं चीज़ों को डिटेल में समझा है, तो हेडिंग से एक एक लाइन में इन्हीं चीज़ों को डिटेल में समझेंगे अभी। और इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, द फॉलोइंग शैल नॉट हाउएवर बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, यानी जो आप इनकम अभी ये जो पढ़ने जा रहे हैं फॉलोइंग चीज़ें इनकम्स, वो भारत में अराइज नहीं समझी जाएंगी। एक्सप्लेनेशन 1 दिया गया, स्पष्टीकरण 1, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। यानी अभी आपने पढ़ा कि अगर आपका भारत से कोई बिजनेस कनेक्शन है, आप किसी बिजनेस के थ्रू इंडिया से कुछ कमाते हैं, तो भले ही आपको पैसा बाहर मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। पर अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है? जो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाता, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं नॉन रेजिडेंट कब माना जाता है? जो दो में से कोई भी एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है। तो ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं इनकम, इस पे वो भारत में टैक्स नहीं देगा। पहला पॉइंट तो बहुत ही ईजी है, जो अभी बताया था आपको कि सोनी कंपनी की पूरे वर्ल्ड में 5,000 करोड़ सेल हो रही है साल की, इसमें से इंडिया में 200 करोड़ सेल होती है, बाकी अदर कंट्रीज़ में 4800 करोड़ सेल होती है। तो ऑब्वियसली वो 4800 करोड़ पे थोड़ी देगी इंडिया में टैक्स। जो इंडिया से कमा रही है, इंडिया में जो टीवी अपने कैमरे बेच रही है,
उससे जो उससे इनकम हो रही है उस पर तो वो देगी टैक्स। तो ये लाइन यही कहना चाह रहा है पैरा जो आप आगे पढ़ने चाह रहे हैं कि जितना इंडिया में एट्रीब्यूटेबल है पार्ट, जितना इंडिया से रिलेटेड है उसी पे टैक्स लगेगा। जो पार्ट इंडिया से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, रिलेटेड नहीं है, उस पर नॉन रेजिडेंट इंडिया में टैक्स नहीं देगा। इन द केस ऑफ अ बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल द ऑपरेशन, उसके सारे ऑपरेशन एक्टिविटी आर नॉट कैरिड आउट इंडिया, भारत में नहीं हो रही है। यानी पैरा कहना चाह रहा है कुछ काम आप इंडिया से बाहर भी करते हैं, कुछ इंडिया में भी करते हैं। एक्सप्लेनेशन 1A टू सेक्शन 9 सब सेक्शन क्लॉज 1, इन द केस ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस की सिचुएशन में, और विच जिसका ऑल द ऑपरेशन, उसके सारी एक्टिविटीज़ आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, भारत में नहीं होती हैं। द इनकम ऑफ बिजनेस डीम टू एक्रो अराइज इन इंडिया, केवल उतनी ही इनकम भारत में अराइज मानी जाएगी। शैल बी ओनली सच पार्ट ऑफ इनकम एज इज रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूटेबल रिलेटेड, जितना पार्ट इंडिया से रिलेटेड होगा टू द ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया, जो भारत में आपने किया है, यानी सेल या सर्विस जितनी दी होती वैल्यू। देयरफॉर इट फॉलोज दैट, ये कहा गया, सच पार्ट ऑफ इनकम, वो इनकम का वो हिस्सा विच कैन नॉट बी रीजनेबली एट्रीब्यूटेड टू द ऑपरेशन इन इंडिया, जो कि इंडिया से रिलेटेड नहीं है, इज़ नॉट डीम टू एक्रू अराइज इंडिया, उसे भारत में अराइज नहीं समझा जाएगा। ऑब्वियसली अगर सोनी कंपनी की सेल 5000 करोड़ है वर्ल्ड में, उसमें से इंडिया में उसने 200 करोड़ का सेल किया है और 4800 करोड़ अदर कंट्रीज़ में की है, तो ये जो अदर कंट्रीज़ में सेल हुई है ये इसका इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है, ये एट्रीब्यूटेबल नहीं है, इंडिया से रिलेटेड नहीं है, तो इस पर सोनी कंपनी इंडिया में कोई टैक्स नहीं देगी। हाँ, 200 करोड़ पे जो उसने प्रॉफिट कमाया होगा उसमें उसे सेल पे टैक्स देना होगा। तो आई होप ये पैरा समझ में आ गया होगा कि अगर आप बिजनेस करते हैं भारत में भी और भारत से बाहर, और आप एक नॉन रेजिडेंट हैं, तो फिर इंडिया से बाहर जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जितना पार्ट आपका इंडिया से रिलेटेड नहीं है उतने पार्ट पे आप इंडिया में टैक्स नहीं देंगे, केवल उतनी ही एक्टिविटीज़ पे इंडिया में टैक्स देंगे जितना आप इंडिया से अर्न कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा समझने से पहले एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स, मिस्टर टॉम। मिस्टर टॉम यूएसए में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। इन्होंने सुन रखा है कि राजस्थान जो है इंडिया में एक प्लेस स्टेट है, वहाँ का मार्बल बहुत फेमस है। मार्बल तो आप समझते हैं ताजमहल में मार्बल से बना हुआ है। तो मिस्टर एक्स को इन्होंने अपना एजेंट अपॉइंट किया अपने बिहाफ पर। इनका अमेरिका में एक बिजनेस है बहुत बड़ा, वहाँ पे इनका कोई मान लीजिए कॉम्प्लेक्स बन रहा है या इनका खुद का घर बन रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहाँ पे कर रहे हैं ये। तो इन्होंने अपने बिहाफ पे मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया। मिस्टर एक्स को बोला कि तुम ऐसा करो, मार्बल परचेज करो मेरे बिहाफ पे और मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, वो मार्बल ख़रीद के लोड करवा देना शिप में। शिप में ही लोड होगा ऑब्वियसली, तो आप समझ रहे होंगे फ्लाइट से तो जाएगा नहीं इतना भारी, तो शिप में लोड करवा देना मुंबई पोर्ट पे, फिर वो शिप यूएस आ जाएगी, मैं वहाँ पे डिलीवरी ले लूँगा। तो मिस्टर टॉम ने अपने बिहाफ पे एक एजेंट को अपॉइंट किया। ठीक है, एजेंट का काम है केवल इंडिया से परचेज़ करना मार्बल इनके बिहाफ पर और परचेज़ कर कर इन्हें भेज देना। यह हो सकता है डायरेक्ट, ज़रूरी नहीं एजेंट अपॉइंट करें। मैंने तो एग्जांपल ले लिया कि एजेंट अपॉइंट किया। मिस्टर टॉम डायरेक्ट भी किसी सेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उस सेलर को पैसे दे सकते हैं और वो सेलर डायरेक्टली शिप पर लोड कर सकता है सामान और शिप से अमेरिका भेज सकता है मार्बल। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। आप अपने बिहाफ पे कोई एजेंट भी अपॉइंट कर सकते हैं जो कमीशन बेसिस पे काम कर रहा है। कमीशन लेगा ना एजेंट आपके बिहाफ पे, या तो सैलरी लेगा या कमीशन लेगा। तो अब कोई मान लीजिए 10 करोड़ का मार्बल खरीदा मिस्टर एक्स ने और वो मार्बल इनको भेज दिया खरीद के, तो क्या ये 10 करोड़ पे भी टैक्स देंगे क्या मिस्टर टॉम? क्वेश्चन यहाँ पे वही उठ रहा है। हम नॉन रेजिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं ना अभी, हम मिस्टर एक्स की बात नहीं कर रहे, हम नॉन रेजिडेंट की बात करें इस पूरे पैरा में। तो क्या ये मिस्टर टॉम जो है ये 10 करोड़ का जो इन्होंने परचेज़ किया मटेरियल इंडिया से, इस पर भी टैक्स देंगे? नहीं सर, इस पर क्यों देंगे? तो परचेज़ है ना, वो अपना कोई सामान थोड़ी यहाँ बेच रहे हैं, वो तो इंडिया से कल खरीद के ले जा रहे हैं। तो ऐसे तो सर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं इंडिया घूमने, वो भी इंडिया में शॉपिंग करते हैं। परचेज़ पे अगर टैक्स लेने लग जाओगे तो इंडिया कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, ये वो अपना सामान अगर बेच रहे होते तो आप बोल सकते थे सर कि वो इंडिया से कमा रहे हैं, पर यहाँ तो वो इंडिया का सामान खरीद के अपने देश ले जा रहे हैं, तो ये कोई इनकम नहीं ट्रीट किया जाएगा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, पढ़ लें। परचेज ऑफ गुड्स इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ही तो कर रहे हैं, इंडिया से खरीद के बाहर ले जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन सेक्शन 1 क्लॉज बी टू सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, नो इनकम शैल बी डीम टू एक्रो अराइज इंडिया, कोई इनकम भारत में कमाई हुई नहीं समझी जाएगी टू हिम थ्रू और फ्रॉम ऑपरेशन विच आर कन्फाइंड
टू द परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आप इंडिया से गुड्स खरीदते हैं केवल एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी खरीदेंगे और बाहर ले जाएंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, इंडिया में अपना कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, इंडिया से केवल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, फिर वो एक्सपोर्ट करके अपने देश ले जा रहे हैं वो गुड्स, तो आपको वो परचेज है ऑब्वियसली, और परचेज पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, आपको बताना है दिमाग लगाकर। मिस्टर टॉम, ये यूएसए में रहते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने बिहाफ पर मिस्टर एक्स को एजेंट अपॉइंट किया इंडिया में। इसको बोला कि तुम मार्बल खरीदना और एक जगह ले लो इंडिया में, बड़ा सा गोडाउन ले लो, वो मार्बल वहाँ पर स्टोर करना। इंडिया से खरीदना मार्बल, मैं पैसे भेज दूंगा अमेरिका से तुम्हें, तुम मेरे बिहाफ पे इंडिया से मार्बल खरीदना, और फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे मार्बल मंगवाता रहूँगा, एक साथ तो मंगवाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें एक गोडाउन ले लेना बड़ा सा इंडिया में किसी भी जगह, वहाँ पे मार्बल स्टोर करना, और जैसे जैसे मैं ऑर्डर दूंगा वैसे वैसे मुझे मार्बल सप्लाई करते जाना। अब मानते हैं मिस्टर एक्स ने 50 करोड़ का मार्बल खरीदा और यहाँ पे स्टोर कर लिया गोडाउन में ले जाके। अब कभी 1 करोड़ का ऑर्डर आता है तो 1 करोड़ का मार्बल शिप में लोड करवा के भेज देता है, कभी 2 करोड़ का, ऐसे करके भेज देता है। तो अब क्वेश्चन उठता है क्या ये भी परचेज है? बिल्कुल परचेज ही तो है। मिस्टर टॉम अपना तो कोई सामान नहीं बेच रहे ना इंडिया में, वो तो केवल इंडिया से ले जा रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए। और अभी आपने ये पढ़ा कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया में कोई परचेजिंग करता है फॉर एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट ही इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं आप एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। पर उसमें कहीं एक लाइन कहीं आई थी क्या कि आप स्टोर भी करेंगे, स्टोर वर्ड थोड़ी आया था, केवल ये लिखा था परचेज करके ले जाएंगे, पर आप तो स्टोर करने लग गए। तो अगर ऐसा परमिशन दे दें, अगर मान लीजिए ऐसी परमिशन दे दी जाती है, आज वैसे नहीं है, दे दी जाती है, तो क्या होगा, जो फॉरेन के लोग होते हैं उनके पास रिच होते हैं, क्योंकि डॉलर जो रुपए के कंपैरिजन में आप समझते हैं डॉलर महंगा है, वो लोग क्या करेंगे इंडियन प्रोडक्ट्स का ऐसे करेंगे, यहाँ पे गोडाउन ले लेंगे, स्टोर करते जाएंगे, और हमारे इंडियन लोगों के लिए वो चीज़ें फिर मिलेंगी नहीं, मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी। क्योंकि अगर अलाउ कर दिया जाए तो ये लोग तो बहुत अमीर होते हैं फॉरेन में, क्योंकि फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा अलाउ कर दिया जाए तो ये लोग क्या करेंगे, इंडिया में सामान खरीद के स्टोर करते जाएंगे गोडाउन में, तो सप्लाई कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, इससे ब्लैक मार्केटिंग होगी, काला बाजारी जिसे बोलते हैं। तो टैक्स वालों ने बोला कि स्टोर वर्ड नहीं लिखा है हमने, केवल परचेज वर्ड लिखा है। अगर आप खरीदोगे और ले जाओगे तब तो कोई टैक्स नहीं है, पर अगर आप स्टोर करने लग गए बिना परमिशन के, परमिशन ले रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने कोई परमिशन नहीं ली है और बिना परमिशन के आप गुड्स को स्टोर कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो, तो परचेज पे भी आपको टैक्स देना होगा, ये मानते हुए कि ये सेल है। तभी तो डरेंगे लोग, वरना डरेंगे नहीं, फिर तो इंडियन लोगों के लिए कम पड़ जाएगा सामान ऐसे ही, क्योंकि पैसा भेजते रहेंगे अपने भी, यहाँ पे किसी आदमी को अपॉइंट कर देंगे, वो चीज़ें स्टोर करता रहेगा, गोडाउन में भरता रहेगा और सप्लाई कम हो जाएगी, इंडियन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इससे रूल बनाया गया कि अगर आप परचेज करके ले जाते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप स्टोर करने लग जाते हैं बिना कोई प्रॉपर अथॉरिटी के, बिना परमिशन के, तो फिर स्टोर को स्टोर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्टोर को फिर हम सेल ट्रीट कर लेंगे, सामान जो खरीदे सेल माना जाएगा, और जब सेल माना जाएगा तो टैक्स लग जाएगा, तो फिर कोई भी आदमी परचेज पे तो टैक्स देना नहीं चाहेगा सेल मानते हुए, इसलिए लोग डरेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर? ये केवल परचेज की बात है, स्टोर की बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम पैरा पढ़ने से पहले समझ लेते हैं, ठीक है। मिस्टर टॉम ये न्यूज़ एजेंसी चलाते हैं, इनका न्यूज़ एजेंसी का काम है अमेरिका में या किसी भी फॉरेन कंट्री में, आप मान सकते हैं यूएसए में। अब जब आप न्यूज़ एजेंसी चलाते हैं तो केवल अपने देश की न्यूज़ थोड़ी दिखाते हैं, आपको पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ दिखानी पड़ती है, तो आपको पता ही है। तो आप भी जब अपना टीवी देखते हैं, आज तक या इंडिया टुडे, जो भी चैनल आप देखते हैं, एबीपी न्यूज़ व्हाटएवर, ठीक है, दूरदर्शन, तो उसमें आपको पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ दिखाई जाती हैं, अपने देश की तो दिखाई जाती है, साथ में साथ दूसरी कंट्रीज़ में क्या मिस हैपनिंग हो रही है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो सब आपको दिखाया जाता है। तो मिस्टर टॉम क्या करते हैं, इनको अपॉइंट, एक इंडिया में मिस्टर रवि को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये मिस्टर रवि को अपॉइंट करते हैं कि तुम ऐसा करना, इंडिया की में जो न्यूज़ हैं वो हमें भेजना, ट्रांसमिट करना, ताकि हम इंडिया की न्यूज़ अमेरिका में छाप सकें। पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट को भेजा जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए, वरना पता कैसे चलेगा मिस्टर टॉम को,
ठीक है। तो इन्होंने अपने भी यहाँ पे किसी को अपॉइंट कर दिया, यहाँ पे अपना कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, ये कोई एजेंट हो सकता है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं इसको। ये इंडिया से केवल न्यूज़ कलेक्ट करेगा और इनको भेज देगा, या ये खुद इंडिया में न्यूज़ कलेक्ट करते हैं और आगे वहाँ पब्लिश करेंगे, अपनी पब्लिशिंग कोई बुक में या कोई मैगजीन में, कोई आर्टिकल में, चैनल पे दिखाएंगे। तो फिर ये इंडिया से कोई न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं, इंडिया से कमा थोड़ी कुछ रहे हैं, इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसे पब्लिश कर रहे हैं किसी टीवी चैनल पे, किसी मैगजीन में, किसी बुक में, तो ये इंडिया में टैक्स नहीं देंगे क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट हैं। आप पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। कलेक्शन ऑफ न्यूज़, आप न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं व्यूज़ इन इंडिया में फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया, भारत से बाहर ले जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन 1C ऑफ टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। इन द केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, अगर आप अनिवासी हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, बीइंग अ पर्सन एंगेज इन द बिजनेस, आप ऐसे पर्सन हैं जो कि लगे हुए बिजनेस में ऑफ रनिंग अ न्यूज़ एजेंसी, आप कोई न्यूज़ एजेंसी चलाते हैं, समाचार पत्र या कोई एजेंसी चलाते हैं, और पब्लिशिंग न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं, मैगजीन पब्लिश करते हैं, जर्नल पब्लिश करते हैं। नो इनकम शैल बी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, कोई भी इनकम भारत में कमाई गई नहीं समझी जाएगी टू हिम थ्रू फ्रॉम एक्टिविटी विच आर कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ न्यूज़, जितनी एक्टिविटी आप इंडिया में न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं इंडिया में फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। यानी अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो कि एक पब्लिशिंग कंपनी चलाता है, जर्नल प्रिंट करता है, मैगजीन प्रिंट करता है, कोई न्यूज़ एजेंसी चलाता है, वो इंडिया से केवल न्यूज़ कलेक्ट करता है और ले जाता है इंडिया से बाहर, तो ये कोई इनकम नहीं मानी जाएगी, इस पर नॉन रेजिडेंट इंडिया में टैक्स नहीं देगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, मान लीजिए मिस्टर टॉम एक फिल्म मेकर हैं, फिल्म मेकर हैं ये, ठीक है। इन्हें अपनी मूवी में इंडिया को दिखाना है, इंडिया का प्लेसेस को दिखाना है, इनकी मूवी का जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ इंडिया से रिलेटेड है, तो इन्हें अपनी मूवी में इंडिया को दिखाना है। तो एक तो ये तरीका है, यूएसए में ही इंडियन सेट बना लें, सेट बन जाते हैं आजकल, आपको उस कंट्री में जाना थोड़ी पड़ेगा शूटिंग के लिए, आप वहीं सेट बना लें और फिर वहाँ शूट कर लें, इंडिया दिखा दें उन सेट्स पे, आर्टिफिशियली सेट बना लें। या आप इंडिया सच में ही आ जाएं अपनी टीम को लेकर यहाँ पे शूटिंग करें। तो मिस्टर टॉम इंडिया में आते हैं अपने सारे कास्ट मेंबर्स के साथ, एक्ट्रेस और एक्टर को लेके, और इंडिया में शूट करते हैं। प्लेसेस आप कोई भी मान सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, ठीक है, अहमदाबाद एक्सेट्रा, कोई भी शहर ले सकते हैं, कोई भी टाउन या गाँव ले सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। और फिर शूटिंग करने इंडिया में आ रहे हैं, और इनकी जो कंपनी है उसका नाम मान लेते हैं XYZ लिमिटेड, एक कंपनी है, ये चलाते हैं ये कंपनी के बिहार पे इंडिया में आते हैं, फिल्म शूट करते हैं इंडियन लोकेशंस पे, और शूट करके चले जाएंगे इंडिया से बाहर। क्वेश्चन उठता है क्या इन्हें इंडिया में टैक्स देना होगा, क्योंकि इंडियन लोकेशंस दिखाने अपनी मूवी में, इंडियन लोकेशन दिखाने, लोकेशन से मूवी चलेगी इंडियन, एक तो ये इंडियन कस्टमर को भी अट्रैक्ट करेंगे मूवीज़ के जरिए और अपने फॉरेन कस्टमर को भी अट्रैक्ट करेंगे, तो इन्हें इंडिया में टैक्स देना चाहिए। नहीं, टैक्स वाले बोलना ऐसा नहीं होगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो इंडिया में केवल फिल्म शूट करने आ रहा है, कोई फिल्म शूट करने आ रहा है, और वो जो कंपनी है या फर्म है, या तो वो इंडिविजुअल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर वो कंपनी है या फर्म है और उसमें जो पार्टनर है उस फर्म में या वो कंपनी है जो उसमें शेयर होल्डर है, वो इंडिया से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, यानी कोई इंडियन पार्टनर यानी इंडियन सिटीज़न नहीं होना चाहिए, किसी भी इंडियन सिटीज़न के तौर पे कोई पार्टनर नहीं होना चाहिए उस फर्म में, और कोई कंपनी है तो इंडियन शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। अगर उस कंपनी में, उस फर्म में कोई इंडियन पार्टनर नहीं है, इंडियन शेयर होल्डर नहीं है, तो इसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। पर हाँ, अगर इंडियन रेजिडेंट पार्टनर है, कोई इंडियन शेयर होल्डर है, तो टैक्स ज़रूर देना होगा। अब किस वैल्यू पे देना होगा ये आगे आप पढ़ेंगे फाइनल में। अभी तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो इंडिया में केवल फिल्म शूट करने के लिए आता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे इंडिविजुअल हो, उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा इंडिया में शूटिंग करने पर। इनकम टैक्स की बात की जा रही है। हाँ, अगर उस फर्म में, उस कंपनी में कोई इंडियन पार्टनर है, इंडियन शेयर होल्डर है, तो माना जाएगा कि वो इंडिया से कमा रहा है और उसे इंडिया में टैक्स देना होगा। पढ़ लेते हैं। शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म, आप केवल शूटिंग कर रहे हैं मूवी की इन इंडिया। एक्सप्लेनेशन 1 क्लॉज D टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। इन द केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, नो इनकम शैल बी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, कोई भी इनकम भारत में कमाई गई नहीं समझी जाएगी
through or from operations which are confined, which are related or confined to the shooting of any cinematograph film in India। भारत में अगर आप शूटिंग कर रहे हैं केवल मूवी की, if such non-residents, पर ये एडिशनल कंडीशंस भी पूरी होनी चाहिए। एन इंडिविजुअल, या तो आप नेचुरल पर्सन है हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो आप भारत के नागरिक नहीं होने चाहिए। अ फर्म विच डज नॉट हैव एनी पार्टनर हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपकी फर्म में कोई पार्टनर नहीं होना चाहिए ऐसा कि जो भारत का नागरिक हो या भारत में रेजिडेंट हो। अगर भारत का नागरिक होगा या रेजिडेंट होगा तो ये छूट नहीं मिलेगी, फिर तो टैक्स देना होगा। कितना देना होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, किस वैल्यू पे देना होगा, माइंड में बहुत से क्वेश्चन आते हैं जब हम टैक्स पढ़ते हैं, पर ये फाइनल लेवल पे आप पढ़ेंगे। इंटर में केवल ये दे रखा है, ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं है इसकी। अ कंपनी विच डज नॉट हैव एनी शेयर होल्डर, वो कोई कंपनी है जिसमें कोई शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ना तो भारत का वो नागरिक है और ना ही वो भारत का रेजिडेंट है। यानी नॉन रेजिडेंट अगर कोई शूटिंग करने आता है इंडिया में, शूटिंग करने जब आता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होता, पर ये एडिशनल कंडीशन पूरी करनी होती है कि वो खुद भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए, या कोई फर्म आ रही है, कोई पार्टनरशिप फर्म इंडिया में शूटिंग करने आ रही है तो कोई भी पार्टनर इंडिया का नागरिक नहीं होना चाहिए, ना ही इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। और कोई कंपनी अगर आ रही है तो वो शेयर होल्डर, कोई भी उस कंपनी का शेयर होल्डर भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए और ना ही वो भारत में रेजिडेंट होना चाहिए। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट भी समझ लेते हैं पहले रफली, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, एक्स लिमिटेड यूके की कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की कंपनी है ये, ठीक है। इसका काम है डायमंड एक्सट्रैक्ट करना माइन से निकलता है डायमंड, ये तो आपको समझ में आता है, हीरा। उसे एक्सट्रैक्ट करती है, निकालती है माइन से। अफ्रीका में माइंस ले रखी है, लंदन यूके में माइंस, जगह जगह माइंस लेनी पड़ती हैं डायमंड निकालने के लिए आपको खान से। ये एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। ये डायमंड पहले जो निकाले जाते हैं उन्हें रॉ डायमंड बोलते हैं, राइट। अनकट डायमंड भी बोलते हैं, क्योंकि डायमंड की पॉलिश की जाती है, उसे चमकाया जाता है। जो पत्थर जैसा होता है उसमें इतनी चमक नहीं होती है, आपको बाद में उसे चमक के लिए पॉलिश करना होता है, हीरे को तराशना होता है, चमकाना होता है। तो अभी तो ये रॉ डायमंड या अनकट डायमंड है, ठीक है। अब इंडिया में सूरत एक जगह तो समझ में आता होगा, गुजरात में सूरत बहुत फेमस है डायमंड प्रोसेसिंग के लिए। तो ये कंपनी क्या करती, कोई एग्जीबिशन लग रही है इंडिया में, उस एग्जीबिशन में आती है, ठीक है, जिसे स्पेशल नोटिफाइड जोन बोल देते हैं। गवर्नमेंट ने एक एरिया बना रखा है डायमंड वालों के लिए, सूरत में स्पेशल नोटिफाइड जोन आप बोल सकते हैं। वहाँ पे ये एक्स लिमिटेड कंपनी आती है और अपने रॉ डायमंड्स दिखाती है, केवल दिखाती है, बेच नहीं रही है इस एग्जीबिशन में, स्पेशल नोटिफाइड जोन में। ये डिस्प्ले करती है। डिस्प्ले क्यों करता है कोई आदमी, अपनी प्रोडक्ट क्यों दिखाता है, ताकि उसे ऑर्डर मिले और फ्यूचर में वो उसे बेच के प्रॉफिट कमा सके, राइट। और ये डायमंड पॉलिश डायमंड नहीं है, ये बिल्कुल अनकट डायमंड है, रॉ डायमंड है, इनको अभी तराशा नहीं किया है। और ये कोई स्पेशल नोटिफाइड जोन है जो गवर्नमेंट ने एरिया बता रखा है, वहाँ पे कोई एग्जीबिशन है, वहाँ पे ये आती है फॉरेन कंपनी की बात है, और ये डिस्प्ले करती है अपनी डायमंड। कौन से डायमंड, अनकट डायमंड, अनअसॉर्टेड डायमंड, रॉ डायमंड। तो क्वेश्चन उठता है क्या ये इंडिया में टैक्स देगी, नहीं, कॉमन सेंस लगाइए, डिस्प्ले कर रही है, राइट। डिस्प्ले मतलब शो कर रही है, कोई अपने प्रोडक्ट बेच थोड़ी रही है, सेल थोड़ी कर रही है, केवल डिस्प्ले कर रही है। हाँ, अगर बेचने लग जाएगी उस एग्जीबिशन में तब तो इंडिया से कमा रही है, तब तो टैक्स लगेगा। पर अगर आप केवल डिस्प्ले करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं केवल, और वो भी कौन सा, रॉ डायमंड होना चाहिए, पॉलिश डायमंड नहीं होना चाहिए, रॉ डायमंड, अनअसॉर्टेड डायमंड आप शो कर रहे हैं, तो माना जाएगा ये कोई इनकम नहीं कमा रही है इंडिया से और इसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। एक्टिविटीज़ कन्फाइन मतलब रिलेटेड, टू डिस्प्ले मतलब शो करना, ऑफ रफ डायमंड या रॉ डायमंड इन SNZ मतलब स्पेशल नोटिफाइड जोन, जो एरिया गवर्नमेंट ने बताया है। एक्सप्लेनेशन 1 क्लॉज E टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज I। इन द केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी, देखिए केवल फॉरेन कंपनी की बात है, इंडिविजुअल की बात नहीं, केवल कंपनी को छूट मिलेगी। कोई फॉरेन कंपनी है एंगेज, जो कि जुड़ी हुई है, लगी हुई है इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड, माइन से डायमंड निकालती है खान से। नो इनकम शैल बी डीम टू एक्रू और अराइज, नो इनकम, कोई भी इनकम माना जाएगा अपने भारत से कमाई नहीं है, उत्पन्न नहीं हुई है, टू इट थ्रू और फ्रॉम द एक्टिविटीज़ विच आर कन्फाइंड, जो कि रिलेटेड हैं टू डिस्प्ले, शो कर रहे हैं आप अनकट, देखिए डिस्प्ले कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, शो कर रहे हैं अनकट, अनअसॉर्टेड यानी रफ डायमंड जिन्हें तराशा नहीं गया अब तक, डायमंड इन एनी स्पेशल नोटिफाइड जोन में दिखा रहे हैं,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है वो एरिया इन द ऑफिशियल गैजेट इन दिस बिहाफ। तो यानी अगर कोई फॉरेन कंपनी है और इंडिया में केवल रॉ डायमंड वो डिस्प्ले करती है, बेच नहीं रही है, डिस्प्ले कर रही है, केवल फ़र्क समझिए, बेचेगी तब तो लगेगा ये इनकम कमाएंगे आप, केवल डिस्प्ले कर रही है, और वो भी कौन से एरिया में, स्पेशल नोटिफाइड जोन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है SNZ स्पेशल नोटिफाइड जोन में, तो माना जाएगा वो कोई इनकम नहीं कमा रही और उसे इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो जो हमने अभी 5 पॉइंट समझे कि इन केसेस में नॉन रेजिडेंट भारत में टैक्स नहीं देगा, उनके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। आपकी बुक में तो नहीं है इसको समझाने के लिए, पर हम इस जो अपनी एक्स्ट्रा बुक है उससे हम कर लेते हैं एग्जाम्पल सॉल्व, ताकि आपके माइंड में और रिटेन रह जाएं चीज़ें। ये मैं छुपा लेता हूँ अभी आंसर्स तो पढ़ते समय। Which of the following can be said to be a business connection in India? बताइए इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन कहा जाएगा कि आपका भारत से बिजनेस कनेक्शन है। इन केस ऑफ मिस्टर फॉरनर है ये, नॉन रेजिडेंट है, बेस्ड आउट ऑफ डेनमार्क, ये डेनमार्क में रहते हैं, इंडिया से बाहर की कंट्री में रह रहे हैं, फॉरनर है ये और नॉन रेजिडेंट है। तो अभी आपने पढ़ा था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और इंडिया में बिजनेस कनेक्शन से वो कुछ कमाता है तो भारत में टैक्स देना होगा। बिजनेस कनेक्शन का मतलब था कोई भी बिजनेस एक्टिविटी वो करता है, या तो आप खुद करते हैं या अपने बिहाफ पे किसी से करवाते हैं, तो जितना इंडिया से रिलेट होगा आपका पार्ट वो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा और उस पर आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, आपने ब्रांच ऑफिस खोल लिया इंडिया में, ठीक है, फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। देखिए साफ साफ लिखा है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, तब तो यस होगा आपका आंसर, क्योंकि सेल भी तो कर रहे हैं आप। आपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया से केवल खरीद के ले जाएगा सामान, तब तो नहीं माना जाएगा बिजनेस कनेक्शन और वो इंडिया में कोई टैक्स नहीं देगा। पर आप सेल भी कर रहे हैं, यानी इंडिया में आपने ऑफिस खोल लिया और सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तब तो भारत में आपको टैक्स देना होगा, ये माना जाएगा आपका इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है। गो डाउन फॉर स्टोरिंग गुड्स इंडिया भी दिया था एग्जाम्पल, आप स्टोर करने लग गए। देखिए स्टोर करने की परमिशन नहीं दी है, केवल खरीद के ले जाने की परमिशन दे रहे हैं टैक्स वाले। अगर आप स्टोर करते हैं तो माना जाएगा वो इनकम कमा रहे हैं आप, स्टोरिंग वैल्यू पे भी आपको टैक्स देना होगा, ये बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। परचेज करके ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट्री इन इंडिया, भारत में आपने फैक्ट्री लगा ली, वेयर रॉ मटेरियल प्रोक्योर्ड लोकली, आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं और प्रोसेस करते हैं फॉर एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, तब तो लगेगा ही। आपने फैक्ट्री लगा ली, साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है, फैक्ट्री लगा ली, कोई बिजनेस स्टैब्लिशमेंट खोल लिया, ब्रांच खोल ली, फैक्ट्री खोल रही, कोई ऑफिस बोल रही, कुछ भी गोडाउन बोल रही, तो आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि आप मटेरियल खरीदते हैं पहले रॉ मटेरियल, प्रोक्योर मतलब लेके आते हैं लोकली इंडिया से और फिर प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो टैक्स लगेगा। अगर आप सीधे खरीद के ले जाते हैं रॉ मटेरियल, प्रोसेस नहीं करते भारत में, स्टोर नहीं करते, तो कोई टैक्स नहीं लगता। पर आपने तो फैक्ट्री लगा ली तो माना जाएगा बिजनेस कनेक्शन है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एन इंडियन एक्सपोर्टर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, देखिए साफ साफ लिखा है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, मतलब मैं आपके अंडर में नहीं आता, मेरे अंडर में नहीं आते, मालिक नौकर का संबंध नहीं है। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल होता है मैं आपके अंडर में नहीं हूँ, आप मेरे अंडर में नहीं है, हम दोनों इक्वल हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप इंडिया से केवल खरीद के ले जा रहे हैं सामान, इंडिया में नहीं बेच रहे हैं, तो ये नो माना जाएगा, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। सेल ऑफ गुड्स इन डेनमार्क टू इंडियन कस्टमर को बेचने आप, यानी डेनमार्क इंडिया से बाहर है, ठीक है, वहाँ बेचने किसी इंडियन कस्टमर को प्रिंसिपल बेच तो भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंडिया में थोड़ी बेच रहे हैं आप, किसी इंडियन कस्टमर को इंडिया से बाहर सामान बेच रहे हैं आप, और आप खुद भी इंडिया में नॉन रेजिडेंट हैं, तो इंडिया में थोड़ी देंगे टैक्स, राइट। अगर आप इंडिया में बेचेंगे अपना सामान तो ज़रूर टैक्स देंगे, पर आप तो डेनमार्क में किसी इंडियन कस्टमर को सामान बेच रहे हैं, डेनमार्क इंडिया से बाहर है, और प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, वो आपका रिलेटेड नहीं है कोई पर्सन, तो इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं माना जाएगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैक इज़ अ नॉन रेजिडेंट बेस्ड आउट ऑफ साउथ अफ्रीका, आप साउथ अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, एंड ए सिटीजन ऑफ साउथ अफ्रीका के नागरिक हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैरिड ऑन इंडिया, बताइए भारत में इनमें से कौन सी एक्टिविटी पर जो वो कर रहा है विल द इनकम बी डीम टू एक्रू अराइज इंडिया, वो इंडिया में इनकम मानी जाएगी कि इंडिया से कमाई है। पहला पॉइंट, ही परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडियन सप्लायर, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ठीक है, खरीदने पे तो नहीं लगेगा टैक्स, खरीद के ले जाएंगे तो, कॉमा, प्रोसेस कर रहे हैं अब लगेगा, प्रोसेस करने लगे, इंडिया में फैक्ट्री खोल ली, देम इन अ फैक्ट्री इन एक्सपोर्ट टू जापान, यस सिंस एक्टिविटी इज नॉट कन्फाइंड टू परचेज, केवल परचेज ही नहीं कर रहे हैं आप ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, यानी ये लाइन कहना चाहिए केवल परचेज करते अगर आप और ले जाते तब तो कोई टैक्स नहीं था, आपने पढ़ा था, पर आप तो प्रोसेस भी करने लग गए, फैक्ट्री लगा ली तो टैक्स देना होगा, ये माना जाएगा आपका इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है।
ही पब्लिश अ मैगजीन इन साउथ अफ्रीका, आप कोई मैगजीन पब्लिश करते हैं, फॉर विच ही कलेक्ट न्यूज़ फ्रॉम इंडिया, और इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट करते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो उसकी कोई न्यूज़ एजेंसी चलती है या कोई पब्लिशिंग कंपनी है जो मैगजीन जर्नल आर्टिकल प्रिंट करती है और वो केवल इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, तो उनका माना जाएगा इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। और जब कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आंसर होगा नो, ये कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। एज एक्टिविटी कन्फाइंड, क्योंकि जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो रिलेटेड है टू कलेक्शन ऑफ न्यूज़, केवल आप न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं इन इंडिया, भारत में, फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया, भारत से बाहर ले जाने के लिए। ही रन अ फर्म इन साउथ अफ्रीका विद जॉब, ठीक है, कोई साउथ अफ्रीका में एक फर्म चलाते हैं जॉब के साथ। अ पार्टनर है हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत का नागरिक है। द फर्म शूट अ फिल्म इन इंडिया, भारत में फिल्म शूट कर रहे हैं। अभी आपने पढ़ा था लास्ट पॉइंट कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो भारत में कोई सिनेमेटोग्राफ फिल्म शूट करता है, फिल्म की शूटिंग के लिए आते हैं आप, और आपकी अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं होने चाहिए। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो आपकी पार्टनरशिप फर्म में कोई भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए और भारत का कोई रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। और अगर आप कंपनी है तो आपकी कंपनी में भारत का कोई नागरिक नहीं होना चाहिए, भारत का कोई नागरिक शेयर होल्डर या रेजिडेंट कोई शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। पर ये जोग जो है तो इंडियन सिटीजन है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपका इंडिया से बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा और आपको टैक्स देना होगा। सिंस पार्टनर इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज इन द डायमंड बिजनेस, आप एक डायमंड बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इन कनेक्शन विद विच ही डिस्प्ले अनकट एंड अनअसोर्टेड डायमंड, आप केवल डिस्प्ले कर रहे हैं, बेच नहीं रहे, दिखा रहे हैं केवल। इन द स्पेशल नोटिफाइड जोन, जो गवर्नमेंट ने बता रखा है उस एरिया में, फॉर 45 डेज। तो अभी आपने पढ़ा था कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ा था आपने, अगर कोई फॉरेन, अंडरलाइन भी किया था, अगर कोई फॉरेन कंपनी है और वो इंडिया में अपनी अनअसॉर्टेड अनकट डायमंड शो करती है, केवल डिस्प्ले करती है, बेच डिस्प्ले करती है, और स्पेशल नोटिफाइड जोन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखा है उस एरिया में डिस्प्ले करती है, उस एग्जीबिशन में डिस्प्ले करती है, तो उसे नहीं देना होगा भारत में टैक्स, क्योंकि ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। पर ये तो जो जैक है ये तो इंडिविजुअल है, जैक तो इंडिविजुअल हुआ, ठीक है, एक फॉरेन कंपनी नहीं, ये छूट केवल फॉरेन कंपनी को मिलेगी, पर आप इंडिविजुअल हैं इसलिए आपको बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। सिंस एक्सक्लूजन दिस रिस्पेक्ट ओनली फॉरेन कंपनी, क्योंकि एक्सक्लूड कब होता है, जब फॉरेन कंपनी होती तो आप बच जाते, पर ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को नहीं माफ़ किया गया, केवल फॉरेन कंपनी को माफ़ किया गया है बिजनेस कनेक्शन से, अगर वो रॉ डायमंड या रफ डायमंड डिस्प्ले कर रही, पर आप इंडिविजुअल हैं इसलिए माना जाएगा आपका इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है और आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।